हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। डिविडेंड डिसीजन के अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमको सोचना होता है, डिटरमाइन करना होता है कि कितना पार्ट हमारा अर्निंग का, हमारे प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, और कितना पार्ट प्रॉफिट का जो है हमको रिटेन करना है, हमको एक साइड में रखना है बचाकर, ताकि हम फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को इजिली मेट कर सके। तो डिविडेंड डिसीजन में हमको यही सोचना होता है। जनरली जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो मैक्सिमम डिविडेंड चाहते हैं, और जो मैनेजर होते हैं वो चाहते हैं कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है रिटेन कर लें, ताकि फ्यूचर नीड्स जो है इजीली फुलफिल हो जाएं। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है बेसिकली उसको क्या है, एक बैलेंस बनाना होता है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए दोनों ही पार्टीज के बीच में बैलेंस बनाना, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा इस चीज के बारे में सोचना, और कितना प्रॉफिट उसको रिटेन करना है, इन चीजों के बारे में सोचना जो है, ये सारा कुछ हमारा डिविडेंड डिसीजन के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन, कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। पहला आता है हमारा अमाउंट ऑफ अर्निंग। अर्निंग की अमाउंट जो कंपनी अर्न कर रही है डेली बेसिस पे, जो प्रॉफिट्स उसको हो रहे हैं, वो अमाउंट ऑफ अर्निंग कैसे अफेक्ट करता है। जो डिविडेंड है, या तो वो प्रेजेंट प्रॉफिट जो हो रहा है, या फिर जो रिजर्व प्रॉफिट है जो हमने बचा के रखा हुआ है, वो उस प्रॉफिट में से जो डिविडेंड है हमारा वो पे करा जाता है। तो देयरफॉर ग्रेटर अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट विल एंश्योर ग्रेटर डिविडेंड। अगर ज्यादा अर्निंग होगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है कंपनी अर्न करेगी, तो ग्रेटर डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को मिल पाएगा। इस तरीके से कि ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर कम प्रॉफिट होगा तो कम मिलेगा। इस तरीके से ये अफेक्ट करता है। सेकेंड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अर्निंग की स्टेबिलिटी। एक कंपनी जो है, अगर उसकी स्टेबल अर्निंग है तो वो इस पोजीशन में होती है कि वो ज्यादा डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन अगर उसकी अर्निंग फ्लक्चुएट होती रहेगी तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो डिविडेंड है वो भी क्या होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो अर्निंग जो है स्टेबल होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। तो अगर अर्निंग स्टेबल है तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर अर्निंग फ्लक्चुएट करती है तो कम डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अभी ये स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग था, यानी कि जो प्रॉफिट कमा रही है कंपनी उसकी स्टेबिलिटी। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मींस डिविडेंड हमारा क्या होता है, अभी जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, मतलब शेयर्स खरीदे, उन्होंने कोई अमाउंट उनके लिए पे करी है जो कि एज अ कैपिटल कंपनी के अंदर यूज हो रही है। कंपनी ने अपने शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं शेयर होल्डर्स को, ताकि वो अपनी कैपिटल जो है वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर पाए, कहीं ना कहीं से उसको इकट्ठा कर पाए, अपना जो भी उसकी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए। तो शेयर होल्डर्स ने अपनी कैपिटल लगाई हुई है। जैसे हमारे पार्टनर्स जो होते हैं कंपनी के अंदर या फिर पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर, उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है उनकी कैपिटल के ऊपर। उसी तरीके से जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने भी अपनी कैपिटल लगाई है, तो उनको भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट ही कह सकते हैं हम, कि उनको भी मिलता है। एक फिक्स अमाउंट जो है उनको एक फिक्स परसेंटेज पे उनको दिया जाता है एज अ डिविडेंड। उसको डिविडेंड बोलते हैं हम, वो इंटरेस्ट ही होता है हमारा एक तरीके से। जैसे हम पार्टनर्स को मिलता है यहाँ पे, वैसे ही शेयर होल्डर्स को मिलता है, बस उसको नाम दे दिया गया है डिविडेंड, इंटरेस्ट को। तो इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या क्या है यहाँ पे, कि एक हर एक कंपनी जो है वो कोई ना कोई पॉलिसी अडोप्ट करती है किस चीज की, की जो डिविडेंड पर शेयर जो कंपनी पे कर रही है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए कंपनी कोई ना कोई पॉलिसी जरूर अडॉप्ट करती है। यहाँ पर पॉलिसी का मतलब, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, हियर द स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मीन्स कि जो डिविडेंड है किसी भी केस में वो फॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डिविडेंड है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है मार्केट शेयर से। कंपनी के जो शेयर्स हैं मार्केट में, जो उनकी वैल्यू है वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है। वो वैल्यू जितना ज्यादा डिविडेंड में फॉल होगा ना, उतने ज्यादा मार्केट वैल्यू भी जो शेयर्स की है वो गिरेगी। तो ये हमेशा अच्छा रहता है कि जो कंपनी का डिविडेंड है वो स्टेबल रहे, इंक्रीज हो सकता है, स्टेबल रहना, स्टेबल भी रह सकता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन डिक्रीज नहीं होना चाहिए, कोई फॉल नहीं होना चाहिए उसके अंदर। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें कि अगर प्रॉफिट में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, कोई भी छोटा सा चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हमारे डिविडेंड के अंदर। तो डिविडेंड में स्टेबिलिटी बनाए रखना। तो यहाँ पर जो हमारा
स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है वो हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकते डिविडेंड की वैल्यू। उसके बाद आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर एक कंपनी के पास क्या है, ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसको ज्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर के अंदर अपनी ग्रोथ करने के लिए। तो उस सिचुएशन में एक मेजर पार्ट यानी कि काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट, ज्यादा इनकम जो होगी प्रॉफिट की वो रिटेन कर ली जाएगी और एक स्मॉल जो पार्ट है इनकम का या फिर प्रॉफिट का जो भी बचेगा वो एज अ डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसको कोई अपना ग्रोथ का कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही, तो वो क्या कर ज्यादा डिविडेंड दे सकती है और कम इनकम रिटेन कर सकती है। इस तरीके से ये अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या होता है, हमारा इनफ्लो आता है आउटफ्लो, यानी कि कितना कैश आ रहा है कंपनी के अंदर और कितना बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली बाहर जाने की बात होगी क्योंकि जो पेमेंट है डिविडेंड की उसमें आउटफ्लो होता है कैश का। तो इट इज पॉसिबल दैट द कंपनी में हैव इनफ इनकम, ये पॉसिबल है कि जो कंपनी है उसके पास इनफ इनकम हो सकती है डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए, लेकिन इक्वली ये भी पॉसिबल है कि कंपनी के पास सफिशिएंट इनकम ना भी हो डिविडेंड पे करने के लिए। तो इस तरीके से जो कैश फ्लो पोजीशन है कंपनी की वो डिटरमाइन करती है डिविडेंड डिसीजन को कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, वो उसके पास इनफ इनकम है, इस पोजीशन में वो है कि वो पे कर सकती है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है उसकी, तो वो क्या कर सकती है, बेटर डिविडेंड देने की कैपेसिटी उसके अंदर है। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो वो डिविडेंड भी अच्छा नहीं दे पाएगी। तो इस तरीके से कैश फ्लो पोजीशन भी अफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन को। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस मतलब शेयर होल्डर से भी थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए, उनको भी प्रेफरेंस इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत दे दी जाए यहाँ पे। तो शेयर होल्डर प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे 2 टाइप्स के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो ऐसे शेयर होल्डर्स, पहला ऐसे जो इन्वेस्ट करते हैं किस पर्पज से, रेगुलर इनकम के पर्पज से, जिनका घर का खर्चा ही किससे चलता है, जो डिविडेंड की जो रेगुलर इनकम उनको मिल रही है उससे ही चल रहा है और इसी वजह से उन्होंने इन्वेस्ट किया है। दूसरा कौन से होते हैं, जो अपना कैपिटल प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। तो अगर हम पहले शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दें जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो वो शेयर होल्डर्स जो हैं अगर कहते हैं कि हमें जो डिविडेंड चाहिए उनकी एक्सपेक्टेशन को देखते हुए, तो कंपनी को डिविडेंड यहाँ पर पे करना ही पड़ेगा, उनको कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जो ऐसे शेयर होल्डर्स हैं कि जो कैपिटल प्रॉफिट जो है गेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो कंपनी है वो फ्री होती है, वो कितना भी जो डिविडेंड है डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि उन्हें तो कैपिटल प्रॉफिट चाहिए भाई, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है डिविडेंड की, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किस पर्पज से करा है कि हमें कैपिटल प्रॉफिट गेन होना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ अपने कैपिटल में क्या होना चाहिए, लाभ होना ही चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने इन्वेस्ट करा है। अभी जो अगर क्योंकि अगर वो कैपिटल प्रॉफिट चाहते हैं तो जो उन्हें कंपनी के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से कंपनी जो है डिविडेंड देगी। तो यहाँ पर उनको बस कैपिटल प्रॉफिट चाहिए, डिविडेंड से कुछ लेना देना नहीं है भाई, कितना भी कंपनी क्या करे डिक्लेयर करे। तो यहाँ पर कंपनी अपनी फ्रीडम एंजॉय करती है इन शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस में। किन की प्रेफरेंस में, जो कैपिटल प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। तो शेयर होल्डर प्रेफरेंस भी इस तरीके से अफेक्ट करता है। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। जो हमारे नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग रहते हैं डिविडेंड डिसीजन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।